नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी हैं जिन्हें उनके कार्यों के लिए वास्को डी गामा ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। यह सम्मान उन्हें क्यों और कैसे मिला, इस बारे में जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके कार्यों की बात करते हैं। कार्य ऐसे जो सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर को बचाने का एक प्रण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज इस्टवाल जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आज आपका समय मिल पाया और आज बहुत सारे विषय हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके साथ में। मुझे लगता है कि लोक संस्कृति की बात थी, मांगल गीतों की चर्चा की बात थी। बड़ी खुशी होती है कि कोई कम से कम कोई बेटी तो, कोई अपने पहाड़ की लड़की तो है जो लोक समाज, लोक संस्कृति के विभिन्न मुद्दों पर लगातार चर्चा करती है और लगातार बात करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जी सर, तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा उत्तराखंड की उपाधि आपको 2018 में मिली थी। तो सर, ये जो उपाधि है, ये देने वाले और इसका देने का क्या मतलब, कैसे आपको ये मिला सब कुछ? ये मेरा सौभाग्य है कि तब मैं गोलजू देवता पे, गॉड ऑफ जस्टिस, वहाँ के लोक देवता है, बिल्कुल, गोलजू देवता पे काम कर रहा था। और गोलजू देवता पे मेरे एक मित्र थी कविता जोशी, ऋषिकेश की। एक दिन मैं वो दौर मेरा एक संघर्ष आता ना बीच में, जी लाइफ का, तो कुमाऊं से लौट रहा था, तो उसने नैनीताल पे मेरी फ़ोटो देखी, तो अचानक फ़ोन आया कि मनोज कहाँ हो? मैंने कहा कविता में तो बोलबो में हूँ और अपना क्या कहते हैं देहरादून वापस जा रहा हूँ, मैं अभी हल्द्वानी में हूँ। बोले फ़ौरन बोलबो से उतरो और कार्य करो, पेमेंट मैं करूँगी। यहाँ आओ, कल दुग्ध स्नान है घोड़ाखाल में गोलजू का। मैंने कहा यार तेरे को पता है कि मेरी क्या, तू आ बस। हुआ, अपने हस्बैंड जीवन जोशी जी से परिचय करवाया। बाद में कहा हम ये फिल्म कर रहे हैं गोलजू देवता पे, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनानी है आपने, और मुझे तेरे पे विश्वास है कि तू कितना अच्छा कर लेगा। तो ये हुआ था घोड़ाखोल, चंपावत और ये अल्मोड़ा के अल्मोड़ा के गोलजू पे, चिताई के गोलजू पे जी एक डॉक्यूमेंट्री करनी छोटी सी, और बस ये है। कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा 15 दिन हो जाएंगे। जब मैंने गोलजू पे स्टडी करनी शुरू की, मैंने कहा ना गोलजू की सिर का हमें पता, ना पाँव का पता, और अब क्या डॉक्यूमेंट्री करेंगे भाई। जितनी किताबें खंगाली, किसी ने कान ऐसे पकड़ा, किसी ने घुमा के ऐसे पकड़ा, और वही खत्म। ना उनके जन्म स्थान का पता, ना वो कहाँ गए। चंपावत, तब 8वीं सदी में चंपावत था कि नहीं था, ये भी नहीं पता। 3.5 साल लगाए मैंने गोलजू पे रिसर्च करने से। आपके जो नेपाल का क्षेत्र है अपना दक्षिण पश्चिम, नहीं डोटी से लेके और डोटी नेपाल बजांग से लेके पूरा, अच्छा, वहाँ से लेके अपना कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल पूरा छान मारा, तब जाके गोलजू तक पहुँचा मैं कि कहाँ कहाँ गोलजू पैदा हुए और कहाँ उनकी माँ कलंदरा से वो मिले। इस दौरान उत्तरायणी कार्यक्रम था वहाँ। उससे पहले अवार्डों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन मैं लगातार मेरे फीचर्स लेख वगैरह पढ़ते थे, तो उत्तरायणी ने फिर मुझे वहाँ बुलाया लखनऊ जी एक कार्यक्रम में। और वो कार्यक्रम के बाद जब मैं लौटा, कुछ दिनों बाद हमारे एक चंदोला जी हैं, उनका फ़ोन आया कि इस्टवाल जी, इस साल आप उत्तरायणी में, आपको हम गढ़ गौरव सम्मान दे रहे हैं और आपको यहाँ आना है। सम्मानों की फहरिस्त लंबी थी, पहले भी मिल चुके थे, लेकिन यार मैंने कहा उत्तरायणी थोड़ा अलग सा नाम है। 31 संस्थाओं ने मिलके 2018 में जब ये घोषणा की कि गढ़ गौरव सम्मान के साथ आपको वास्को डी गामा ऑफ उत्तराखंड की उपाधि का सम्मान से सम्मानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने वो रिसर्च की है, बिल्कुल, जो बिल्कुल अलग है। तो ये गौरव में मुझे तब मिला। तो धनी हूँ इस मामले में कि चलो भाई, मैं कम से कम कुछ तो कर रहा हूँ समाज के लिए। जी बिल्कुल सर, आपके जो कार्य हैं उनकी तो बहुत लंबी, क्योंकि आप तो पत्रकारिता, कैमरामैन यानी फिल्मों के, ठीक है, चलचित्र, वहाँ से आपने शुरू किया जीवन। उसके बाद आपका कार्य पत्रकारिता, शीर्ष पत्रकारिता, वरिष्ठ पत्रकारिता, और उसके बाद में फिर
अब शोध कार्य, ये 3 जो आयाम आपके जीवन के 3 चरणों को अब बहुत अच्छे से आपने जिस कार्य को किया बेहतरी से किया। तो सर फिर से एक प्रश्न, जब लोक गीतों की बात होती है, लोक परंपराओं की बात होती है, तो उत्तराखंड की जो लोक परंपराएं हैं, भाषा, बोली, सर इनको जो ये जीवंत यानी ये विरासत जो है विलुप्त हो रही है, इस विरासत को पुनः जीवंत करने का जो ये विचार है, सबसे पहले कैसे आपके मन में आया था? दरअसल सबसे पहले टूट मुझे ये लगी कि जब मैंने 1998 में जौनसा आया पहली बार, वहाँ देखा शाम को लोग आंगनों के गीत गा रहे हैं, अपना जेता लग रहा है, हारुल लग रही है, हाँ जी, अपना बाजूबंद लग रहा है, धूमसू लग रहा है, और पूरा गांव आंगन में इकट्ठा हो रखा है। कोई कह रहा है जा मोरिया बूटू कीले मैं फूरिया, मुके लागे उठ कीले मैं फूरिया। कहा यार क्या कल्चर है। तब तक वो महिलाएं हाथ घुमा के कहती है चांदो जानी तू सूरज जसो पुनियम पुनो है खिली रे। मैंने कहा यार जो बचपन में अपना बचपन छोड़ आया था अपने गांव में, जब हमारे यहाँ खलियान होते थे जी, और खलियानों में थड़िया चौफड़ा बाजूबन झुमेल लगता था, है ना। तो जैसे सर जलो टिकिया धारी बोए प्यारा दादू कुल्ला गेड़ी धारे टुकड़ा झूठी में दे दे बोए, ये तो हमारा चौफड़ा लगता हो गया, था, है ना। और फिर वो जैसे नए डाली पैया जानी, हाँ, किस तरीके से उत्सव होता था कि एक पेड़ नारियों की बोली भाषा में दिखे ना, घुघुती से बात करते हुए सुना होगा आपने, हे घुघुती ढूंढूड़ी है, हाँ, बिल्कुल, क्या सब्जेक्ट है ना। मुनु मुनु के को हंसी कुला की डाली, मतलब पेड़ों से इतना अप्रीतम प्यार करने वाली हमारी गढ़वाल की नारी जब गाती है सेरा की मींडोली ने डाली पैया जामी डबतों का सतान ने डाली पैया जामी, वही तो गौरा देवी हुई फिर बाद में। बिल्कुल सही बात है। उन्हीं में से गौरा पैदा हुई जिसने इतना क्या कहते हैं वृक्षों को एक संरक्षण दिया। तो लोक से जोड़ने के लिए, लोक परंपराओं को साथ रखने के लिए आप तब तक लोक को महसूस नहीं करते जब तक आप अपने से हटकर दूसरे समाज की अवधारणा को नहीं समझते। बिल्कुल। और जब मैंने यहाँ देखा, जिस गांव में जाता हूँ वही बोलते थे कि आपके मेहमान आ रखे, हमारे यहाँ चाय पे भेज देना। कभी बचपन में हमारे भी वो बात करता था कि कोई मेहमान आ गया तो पूरे ख्वाल के और गांव के बुजुर्ग आते थे, हुक्का चलता था, चाय चलती थी और मेहमान को। हाँ। तो ये लोग और एक लोक समाज जो बिखर गया हमसे, हम पौड़ी वाले सबसे ज़्यादा बिखरे। ठीक बुना छो आप ये बात, सही बात। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग अल्मोड़ा में बिखरे। हमारे पौड़ी वाले आंगन तो दूर, घर से बाहर भी झांकने को भी तैयार नहीं है कि हाँ भाई क्या हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसने कहा मुझसे बड़ा कोई नहीं। माइग्रेशन सबसे ज़्यादा इन लोगों ने किया, क्योंकि ये जो कमिश्नरी के ऑफिस रहे यहाँ, और ये पीड़ा, इसी पीड़ा ने मुझे लोक समाज और लोक संस्कृति के बहुत करीब करना शुरू कर दिया। और इसी पीड़ा को ढोता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समाज के ताने बाने को आगे ले जाऊँ। हमारे ये जो नौनियाल है हमारे पीछे आने वाली जो आ रही है पीढ़ी, हम हमारा तो समय गया है ना, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये तो समझे कि हमारे पुराने क्या थे। हमें मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल किसी को अपने परदादा का नाम याद होगा, दादी को तो छोड़ो, परदादा। मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं वंशावली बनाऊं अपने पूरे गांव की वंशावली बनाई, क्या समाज था, कैसा था, उस पर अभी मैंने एक संस्मरण लिखा अपना, माछी पकड़ डोंक। यस, ये याद आया सर मुझे, ये वाला। जी जी, तो जी। ये संस्मरण बचपन का, देखिए कितने गेम थे हमारे पास, इच्ची दुच्ची, वो पिन्ना पथरी, और अपना क्या कहते हैं कंचे, वो चूड़ी खेलना, गुच्छी जिसको बोलते थे, है ना, आम आउट नॉट, वो आम आउट बोलते थे, नॉट आई एम आउट और नॉट, ये था। लेकिन उसको शॉर्ट अंग्रेजी नहीं आती थी। यस यस, कितनी सारी, वो एक वो पीछे चूड़ा चमार खाए, पीछे देके मार खाए, घोड़ा जमान सा ही था, घोड़ा जमान जो भी था वो
इतने सारे गेम थे। यस सर, मैं है ये ना? सही कह रहे हैं आप। वो हम जब क्या कहते हैं गाय चुगाने जाते थे, छोटे छोटे थे, तो बच्चे तो वहाँ पे यही थे। मेरे साथ की जो दीदी रहती थी या छोटी बहन रहती थी, कोई भी गांव की, तो तब वहाँ हम खेलते थे कूड़ी बाटी। कूड़ी भांडी। अब कूड़ी भांडी खेल के वहीं पे घास काटी, उसकी सब्जी बन रही है, और वहीं पे वो छोटे छोटे पत्थर चुन के उसके भात बन गया। चलो भाई भात दाल खाओ, अब सो जाते हैं। ये इतनी विशाल, जिसको बोलते हैं विशाल, हमारे पास एक धरोहर थी। आके सिमट किस पे गई? मोबाइल पे। सुबह शाम बच्चे काम को मत बोलो, बस मोबाइल पे चिपके हैं तो चिपके हैं। उससे थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि उस परिदृश्य से बाहर निकले, कुछ पढ़े। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरा, अगर मुझे लगता है किसी बात को लेके, जी सर। वो लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हम लिखना भूल जाए। सर वो स्थिति आ क्योंकि गई मोबाइल है। पे भी हम अगर कुछ लिख के किसी को भेजना चाह रहे हैं तो हाथों को बोल के भेज रहे हैं। यस। आने वाले समय में बहुत दुर्दिन, जिसको बोलते हैं, हम बांस की कलम से लिखते थे यार, और सुलेख बोला जाता था। यस। कि लेखन में अगर पार्टी त्रुटि सर, होती थी, पार्टी के घोटे गुट गुट पाती चंदन चाहती, है ना, और वो बोल क्या होता था एक, हाँ जी, उसको कलम से घुमाते थे और बोलते थे मकड़ा दादा मूत मूत, है ना। क्या था वो बचपन है। खूबसूरत बचपन सर। हम गुड़ाई करने को वो कुदाल ले जाते थे, और कुदाल के साथ हमें बीजों का नॉलेज तभी तो हुआ। आज के बच्चों को जरा 10 बीज उठा के दे दो कि ये किस किस के बीज है, अगर बता देंगे तो जो मर्जी बोल देना, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं बीज। आज के बच्चों को ये पता नहीं कि आसमान में क्या है, इस समय बादल लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हमने बादलों की अटखेलियाँ देखी, हमने वो सतरंगी धनुष को पढ़ते, गांड और छाल पढ़ते देखा, बिल्कुल, है ना। हमने इस साल से सीटी मार के उस साल की सीटी सुनी, जवाब बातचीत, जवाब बाजूबंद सुने, झुमेलो सुने, लगातार लोक और लोक की वो मर्यादित भाषाएं जो हमारे टाइम पे थी, काश उस परिदृश्य का एक अंश भी आज की जनरेशन में लेती तो मैं अपने को बहुत सुकून के ये साथ बोलता कि हाँ, हम वास्तव में उस देवभूमि के हैं जहाँ विचारधाराओं का एक बवंडर होता था, जहाँ इज्जत, अनुशासन और आपसी प्यार प्रेम का एक मशालें कायम की जाती थी। काश आज भी वो युग रहता और फिर से हमारे गांव बसते। सर बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। जैसा कि आपकी लेखनी, क्योंकि आपका कार्य, आपका लेखन, आपका शोध कार्य जो है वो बिल्कुल ये दर्शाता है कि आपकी वो जो घुमक्कड़ी है वो हर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पे शोध की ज़रूरत है, जो विलुप्त हो रहा है। तो सर इसी में जो जागर हैं हमारे, ठीक है, लोकगीतों की हम बात कर रहे हैं, तो लोकगीतों का संरक्षण, उन पे काम करना, क्योंकि वो विलुप्त हो। अगर हम बात करें बादी पे वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो सर उसके लिए ये जो मतलब एक सुन के, और कैसे प्रेरित किया आपको कि आपको इनके लिए आगे बढ़ना है, इस पे काम कर, इसको सजोना है? इसको मैं देखिए, उसकी प्रेरणा के लिए मैं एक तरीके से अपने ताऊ जी और अपने पिताजी को भी दोषी भी समझता हूँ, और मैं भाग्यशाली भी समझता हूँ कि उनके कारण मुझे प्रेरणा मिली। बचपन में हमारे यहाँ एक ब्रह्मदत्त जी हुआ करते थे, ये क्या थे, दुर्घटना से डोली पालकी के वो थे, और बाद में मंत्री भी बने हुए। उनकी बेटी की शादी हुई हमारे गांव में, हमारे यहाँ के जो कोहली जाति के जी हैं उनमें, मनवर भाई की वाइफ आई थी। तो हम छोटे हुआ करते थे तब, तो उनकी पालकी आई, डोली पालकी। अब जैसे ही पंडितों के घर खड़े हुए तो मेरे पिताजी ने भी कुल्हाड़ा पकड़ लिया, ताऊ जी ने भी कुल्हाड़ा, सबने कुल्हाड़े निकाल, साले कैसे आ गए तुम घर के अंदर, इधर से कैसे ले आए। फिर बेचारे खड़े खेतों के वो नीचे खेतों से होकर तब घर के अंदर, बड़ा आत्मीय इतना दुख हुआ कि यार ये भी तो इंसान ही है, और हमसे ज़्यादा सम्रांत है। वो एरोड्रोम अफसर हुआ करते थे वो भेजी, है ना। तब ये नहीं था कि हाँ साहब ST को अगर आपने कुछ बोल दिया तो केस दर्ज हो जाएगा, वो तो और देखा। जबकि मेरे पिताजी और ताऊ जी वेल पढ़े लिखे थे, मेरे पिताजी फौज में थे, ताऊ जी भी फौज में थे, दादा दरोगा थे यही उस पर ब्रिटिश काल में। उसके बाद एक इत्तेफाक और आया कि हमारे यहाँ एक सुबागी वाड़ा, उनके बेटे सुप्रीम कोर्ट में वकील,
वो बोडी और वो बोड़ा जब भी हमारे वो घर का वो कॉर्नर से यूं करके घुसते थे तो हाथ या जूते हाथ में पकड़ के चलते थे। मैंने कहा ये क्या है। एक दिन उन ताऊ जी को बोला, सुबह की नहीं, वो दूसरे उनके बड़े भाई हुए थे, उनका नाम बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों की बदौलत हम इस गांव में बसे हैं। मैंने कहा ताऊ जी, आपके पिता लोग बसे होंगे, उसके बाद इतनी पीढ़ियां समाप्त हो गई, आपके लड़के क्षितिज पे हैं, बिल्कुल। हम रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, किस बात के ब्राह्मण हैं। बस तब से ये हो गया कि मैंने इन पे काम करना, बागियों पे। मैंने सबसे पहले ये मौका मैना समा डांडा नहीं जाए, तुरा तुरा पानी समा गीत गाए। जब हमारे गांव में ना शादियां होती थी तो टेका है हमारे पास, वहाँ से आते थे और वो गा के जाते थे। तो मैंने वो बचपन में वो भी देखा कि अरे ए बदली बो जरा एक ठुमका और लगो, जी 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 है ना? जी जी। और ये है वो है। तो वो पता नहीं भगवान मुझे बचपन से वो रीड करने की सामर्थ्य देता था या क्या देता था। ये मेरी माँ के कुछ ऐसे परोपकार थे मेरे पे कि माँ हमेशा चूल्हे पे बैठ के इन्हीं बातों पे चर्चा करती थी कि बेटा गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है। वो आज वो आए थे, वो देखो फलाना दास आया था, दमो बजा के गया, थाली में खाना खाया, वो थाली धो के भी गया, फिर उस पर राख मली, फिर मैंने पानी डाला, फिर उस पर राख मली, फिर सुखाने डाल दिया और फिर क्या अंदर ले लगा गए। हुआ? बिल्कुल सही। और तब भी अंदर ले जाने में एक तरफ रखे हुए हैं कि हाँ दोबारा आएंगे तो इसी पे खाएंगे। तो ऐसे क्या गुनाह किए होंगे, एक गरीबी बड़ी। और मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं उस गरीबी में पला हूँ, उस दौर में पला हूँ जब पैसा था ही नहीं लोगों के पास। बिल्कुल सर। बड़े बड़े घरों में पैसा नहीं था। मतलब जब पहली नौकरी लगा था मैं, मुझे 4,500 रुपये तनख्वाह मिली तो पूरे गांव में बवाल हो गया। 4,500 रुपये, क्योंकि 275 रुपये तब टीचर को तनख्वाह मिली। मेरे भाई साहब लेक्चरर थे, उनको 375 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो आप तो उनसे है ना। तो ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सब देखी। उसके बाद मैंने सबसे पहले ढोल पे काम करना शुरू किया। ढोल सागर पे शायद ना भूतों ना भविष्य थे, आज तक किसी ने इतना विस्तार नहीं लिखा जितना मैंने लिखा। 10 साल दिए मैंने ढोल सागर को। जी। बादी प्रथा पे पूरी वो आ रही है, मेरी एक किताब आ रही है। ओके। क्योंकि क्यों ये लोग दूर हुए, आज ढोल बजाने को कोई तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा हराश अगर किसी ने किया तो हम सवर्णों ने इन जातियों का हराश किया। और आज कई बार ये होता है कि जब ठीक ठाक जो लोग पहुंच गए हैं अच्छी पोस्टों पे, तो उनके मनोभाव में भी वो रहता है कि यार ये सालों में इन्होंने ये किया था हमारे साथ। महसूस किया जा सकता है। बहुत कम बिल्ले ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हाँ साहब वक्त काल परिस्थितियाँ नहीं होंगी, ऐसा रहा होगा। तो इन चीज़ों ने लोग की छोटी छोटी विधाओं को उठाकर आसमान तक ले जाने की कला देखी। अगर जागर नहीं होते तो गोलजू का जन्म स्थान में धरती धाम नहीं ढूंढ पाता। बिल्कुल। जागर नहीं होते तो कलंदरा और गोलजू के पिताजी का मिलन स्थल जो नेपाल में है वो नहीं ढूंढ पाता। बिल्कुल। उन जागरों का पीछा किया, क्योंकि हमारे पास लिखित में क्या था, हमारे जितने पुराने हुए सब सारे तो गीत अनपढ़ रहे, जस अंगूठा छाप रहे। बिल्कुल सर। वो अगर ये जातियां नहीं होती जो बिरदावली गाती थी हमारे कि बड़े सरकार बड़ा दरबार राज मौसदी राज परिवार, जो हमारी बिरदावली गाती थी, जिन्होंने जागरों को संरक्षित किया, अनपढ़ ही तो थे वो सारे लोग। बिल्कुल सर। और उन्होंने हमारी बिरदावली ही नहीं, हमारे देवी देवताओं से लेके हमारे वीर योद्धाओं का सब चीज का सबका है जयगान किया। बिल्कुल। इन्हीं के माध्यम से तो हमने किताबें लिखी। फिर बिल्कुल वीर भड़ों की बात। वीर बड़ों की बात नहीं, चाहे तो कोई भी माधो सिंह भंडारी हो, लोधी रिखोला हो, कहीं हुए ये तो, बिल्कुल है ना। अपने पुरिया नेथानी जी हो, तिलो रोतेली हुई। तिली रोतली हुई। तिलो रोतली पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है आजकल पे। जी अभी तो लेकिन काफी कुछ होने मुझे लगा लगता है कि सरकार इस पर रिसर्च की और आवश्यकता है। में। जी सर। कई जगह गलतियां हो रही हैं, मैं बोल भी रहा हूँ जो कर रहे हैं अपने इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना जड़ तक जाए आप टुक नहीं पकड़ सकते कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया। सही कहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं लोक विधा को लेकर। जहाँ तक घुमंतों की यायावरी की ज़िंदगी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई परिवार का व्यक्ति
या आज की धर्मपत्नी या आज का परिवार मुझ जैसा जोगी पति पाकर खुश नहीं होंगे। मेरे ताऊ जी मुझे धर्मा जोगी बोला करते थे। धर्मा जो अगर मैं भ्रमण नहीं करता तो कुछ लिख भी नहीं पाता। शिक्षा के साथ आपको शोध का काम जब तक नहीं होता तो आप लिखेंगे क्या। आज मैं अगर किसी मुद्दे पे बोलने को तैयार रहता हूँ, इसका मतलब उसको मैंने समझ दिया है। आप गढ़वाल कुमाऊं की बात करें, पिंडारी, बागेश्वर का पिंडारी बिल्कुल लास्ट सीमांत है नेपाल से जुड़ा हुआ, वहाँ से चायसिल हिमाचल से जुड़ा हुआ है। एक एक पहाड़ी, एक एक बाजार फुट स्टेप पे नापे हुए हैं। आप आराकोट आपका हिमाचल है और अस्कोट है आपका ठेठ पिथौरागढ़ में। यहाँ की एक एक लोक संस्कृति, कितनी लोक संस्कृतियाँ हैं, क्या क्या उनका खान पान है, इन पर नज़र डालना, इन पे काम करना अलग बात है। अब पर्वत क्षेत्र रूपिन सुपिन घाटी की बात करो, रूपिन सुपिन में क्या है, तमसा यमुना में जो जौनसार बावर क्षेत्र है जी, उसमें क्या है, रवाई जौनपुर में क्या है, पलट के आ जाओ भागीरथी घाटी में तो उत्तरकाशी से लेकर टिहरी में गणेश प्रयाग में जब भागीरथी मिलती है तब तक का लोग वसासत क्या है, पूरी घाटियों पे, नदी घाटियों पे काम करना। एक नहीं कई जन्म चाहिए, लेकिन कोशिश की है कि टिपो टिपो सब जगह में छलांग मार के पहुँच के उसको संजोने की बात की है। तो सर बिल्कुल हमने बात करी जैसे आप घूमते हैं और उस तरह से आपने इतनी जागर बादी और इस तरह की चीज़ें, लेकिन सर इससे इतर अब बात करते हैं उत्तराखंड की। सर उत्तराखंड में अभी 27 तारीख को अभी UCC, ठीक है, भारत मतलब पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, लागू करने वाला। सर इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिस पे बहस बहुत हो रही है वो है लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है सर, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, ये सही है क्या? आप क्या देखते हैं, कैसे उसे? मैं पहाड़ों के हिसाब से लगाऊं तो ये अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि पहाड़ों के किसी गांव में, किसी कस्बे में, वहाँ के बाजारों में मतलब ही नहीं हो सकता कोई लिव इन रिलेशन में रह जाए, क्योंकि एक दूसरे के सबसे परिचय है। जहाँ इस मुद्दे की बात गर्म हो रही है आपके देहरादून में, बड़े शहरों में, यहाँ लिव इन रिलेशन के कई लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं। भाई मेरा झोला उठाया चले साहब, कई लड़कियां जो आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, वो लिव इन में रहते हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार की पहल शहरों के लिए तो बहुत बेहतर है, ताकि चिन्हित हो सके। आपके घर में या मेरे घर में आके किराए पे 2 बच्चे रह रहे हैं, वो भाई बहन बोल के आप तो ये देंगे नहीं कि हाँ साहब लिव इन में है, मतलब ही नहीं। उन्होंने कहा जी कल कोई घटना हो गई, तो कल कोई बड़ी घटना होती है तो पता लग रहा है कि लिव इन वाला भी अपने थाने कचहरी की वो कर रहा है। इस मुद्दे पे इस व्यापक रूप लेके इसको अगर वो किया गया है, इसको रिसर्च के आधार पे किया गया है, तो यही सोच के किया गया कि हाँ टिप्स, फिंगर टिप्स में ना कि वो लिव इन में है। और ये डराने के लिए भी है कि लड़की की पहचान हो जाएगी कि किसके साथ है, लड़के की पहचान हो जाएगी किसके साथ है, ताकि जो बहुत शॉर्टकट आजकल शादियाँ हो रखी हैं, आज शादी हो रही है 3 महीने में डाइवोर्स हो जा रहे हैं जी, उसके पीछे क्या कारण है? ये लिव इन ही तो है, ये फेसबुक में फ्रेंड से भी तो है। तो वहाँ जो रजिस्ट्रेशन पंजीकृत हो रहे हैं, सबसे बड़ा डर ये है कि जहाँ लिव इन में उनके नाम आ गए, न मेरे घर वाले उसको बहू बनाएंगे, न आपके घर वाले उसको जवाई बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बंदिश है जो सरकार ने बहुत प्यार से मोल्ड कर रखी है। मैं सिर्फ बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में जो 10 जिले हैं हमारे, वहाँ ये तो अचंभित करने वाली घटना है कि यार लिव इन होता क्या है। लोगों ने अब सुना है कि लिव इन क्या होता है, लेकिन शहरों के लिए मुझे लगता है कि इसमें बुरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बंदिश है। सरकार की नज़र में हो कि हाँ ये लिव इन में रहना है, इनका पंजीकरण हो, लेकिन पंजीकरण करवाने में डरेंगे ना लोग, जी, सारा खुलासा हो जाएगा। तो ये इसको लेके चलता हूँ। अब बाकी देखिएगा, इन्होंने जो मैरिज एक्ट एक सा कर दिया है जी। अब वो चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है,
बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। तलाक होंगे एक से होंगे, ऐसे नहीं कि साहब हम तलाक 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 बोले और तलाक ले लें। बिल्कुल। अब बहुत सारी नारी शक्ति के लिए अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि यूसीसी में सब गड़बड़ झाला गया। ये प्रथम दृष्टया बड़ा अटपटा सा लगता कि यार लिव-इन में, अरे बाप रे, बहुत बड़ी घटना, खासकर उत्तराखंड में जहां हम शादी परंपराओं की बात और करते हैं। मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए हर आदमी को समय चाहिए कि लिव-इन है क्या। हम सिर्फ ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं कि हाँ साहब लिव-इन में, और ये साला प्रदेश के लिए बड़ा क्या कहते हैं शर्मसार करने वाली घटना है कि लिव-इन को आप मंजूरी दे रहे हैं। आप जब लिव-इन को मंजूरी दे रहे हैं उससे पहले तो कहीं मैं 3600 बता दूंगा देहरादून में, जो गांव से झोला उठा के हमारी बेटियां रखी है और लिव-इन में रह रही हैं, और तब दूसरी जाति के और दूसरे वर्ण के लोगों के साथ भाग के शादी कर रही हैं, और लास्ट में उनका ह्रास क्या हो रहा है सभी जानते हैं। तो ये मेरा कहना है यूसीसी का, ये जो आपने प्रश्न किया था। जी सर, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो अभी एक और बहस बहुत छिड़ी हुई है, तो इसमें केवल आपकी राय जानना चाहते हैं। भू कानून, भू कानून जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के लिए कितना सही और कितना गलत है, आप क्या सोचते हैं? भू कानून की मांग उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला कल किसी का भी महानगरों में सुरक्षित नहीं है। ये आप लेके चलिए, 2 साल कोरोना ने बता दिया कि बंजर खोदने को तैयार हो गए वो लोग। जी, मैं हर गांव की कहानी बताऊं तो जो पढ़े लिखे हाई स्कूल इंटर पास लड़के हैं या ग्रेजुएशन भी कर लिया है, स्किल नहीं है, स्किल डेवलपमेंट की बात कहाँ पहाड़ करेगा। बिल्कुल। वो फैक्ट्रियों में 8000 की नौकरी कर रहे हैं, पत्नी साथ में आई, पत्नी या तो झाड़ू पोछा कर रही है कोठियों में, या फिर क्या कहते हैं उसी के साथ कहीं पैकिंग वेकिंग का काम करके बड़ी मुश्किल से शहर में आके अपना गुजारा, इसलिए कि शहर में हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि हम भी तो उन्हीं स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ के आए। बिल्कुल। तो हम तो बल्कि आज के जो अंग्रेजी के बच्चे हैं, मैं तो दूसरे स्कूल में भी लेक्चर देने गया हूँ, तो मुझे तो कभी सर महसूस नहीं हूँ कि हाँ साहब वहाँ फराटेदार अंग्रेजी बोलो तो वो बड़ा हो गया। हमने सब ने मिलके बच्चों को रॉकेट बना दिया, और ये रॉकेट साइंस ऐसी हो गई कि बच्चों को सिर्फ हमने पहनना सिखाया, एटिकेट सिखाया, और एटिकेट साथ साथ उनमें अहम इतना भर दिया कि आप अपने बच्चे को गलत करते हुए सबके सामने टोक नहीं सकते। कोई भरोसा नहीं कि वो सुसाइड कर दे। सच, बिल्कुल। ये सुसाइड केस इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके, इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए बच्चे कि वो अहम के कारण मेरी बेइज्जती हो गई। जी। हमारे टाइम पे कहाँ था वो। दूसरा रहा, आपने पूछा था भू कानून। भू कानून की चिल्लाहट वो लोग कर रहे हैं जो गांव बहुत पहले छोड़ चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप भू कानून किसके, वो खेत बचा किसके रहे हैं। जो खेत जहां आपने अपने मकान के खंडर भी जीवित नहीं रखे हुए हैं, वहाँ आप बोल रहे हैं हमको चाहिए भू कानून। जरा मैं अपने घर से किसी के दूसरे उस आदमी के घर से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि यार जो रिटायर्ड भी हो गया है, वो जरा अपनी श्रीमती जी को ये बोल के देखिए कि चल अब रिटायरमेंट में हम मजे से गांव में काटते हैं। रिटायरमेंट नहीं जाएंगी, चाहे मेरी माँ हो, मेरी चाची हो, दूसरे की माँ हो, दूसरे की चाची हो, क्यों नहीं जाएंगी बताइए? सर, इसलिए शायद क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सुविधाएं वहाँ नहीं है। सुविधा संपन्न। अरे हमने जम के उनका शोषण किया है भाई, अपनी माँ बहनों का शोषण किया है। हम ताश खेलते रहे, दिन भर बीड़ी फूकते रहे, सुबह से महिला जुटी हुई खेतों में कभी घास काट रही, कभी लकड़ी काट रही है, ये कुछ कर रही है, सुख सुविधाएं उसके। और तब बोलते साहब उसके क्या कहते हैं, वो कम हो गया, खून कम हो गया, बीमारियां लग गई हैं। तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है मेरे ख्याल से जी। और इसी कारण भू कानून की जो वकालत कर रहे हैं, मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं
अपने खेत बचाने के लिए, क्योंकि अगर 2026 में परिसीमन आ गया तो यकीनन हमारे 200-250 गज के मकान में जो हम कैद हैं और अपने को बहुत बड़ा धनासेठ समझ रहे हैं, हमारे पास एकड़ों भूमि जो बंजर है, तो सरकार ने अधिग्रहण तो करना ही करना है। बिल्कुल सर। तो क्यों नहीं वहाँ मैं अपने मन माफिक प्लान करके अपने, अगर खेत में कुछ नहीं उग रहा तो फलदार वृक्ष लगाएं, कुछ तो करें। जब तक आप अपने जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं करेंगे, भू कानून की बात करना बेईमानी है मेरे हिसाब से। भू को बचाने के लिए आपको भूमि हर बनना पड़ेगा, वरना बिना भूमि के आप भू कानून, मुझको चाहिए भू कानून की बात करने के लिए फालतू फ्यूल के ये टंटे हैं। मैं कहता हूं कि भू कानून लागू होना चाहिए, और भू कानून लागू में एक नियम ये जरूर जोड़ देना चाहिए कि जो इन आगामी 5 सालों में अपने खेत खलियान या अपने गांव में मकान नहीं रखता, या हर साल गांव में जाके हाजिरी नहीं देता, वहाँ अपने लिए आवास नहीं बनाता, तो उसके खेत खलियान उसे छीनी जाए। तब देखना कैसे नहीं होता भू कानून। और भू कानून की जो बसासट है, गांव भी आबाद होगा, 2-4 कैरियाँ भी आबाद होंगी। मैं तो बड़ा आश्चर्यजनक, अभी मैं यमकेश्वर से जब ये मालन घाटी में जाता हूँ तो कांडा खाल से और उसके बीच का एक पैच है, लोगों का ये मकान है, मकान के पीछे जो क्यारियाँ होती थी ना जी, वो भी बंजर पड़ी हुई है। मतलब हम इतने अकर्मण्य हो गए कि कुदाल हाथ में नहीं पकड़ पा रहे, इतने अकर्मण्य हो गए कि एक झाड़ी काटने के लिए हमारे यहाँ थमाली दराती नहीं है, और हम पहाड़ी हैं। हम पहाड़ी हैं। और वहाँ खरीद रखी हरियाणा वालों ने खाट बिछा रखी सड़क में, आ गए घर से क्यों आ रहा है, ये रास्ता मेरा, वो रास्ता भी बंद कर दिया उन लोगों ने। तो भाई आप बोल रहे हो कि बाहर वाले अंदर घुस रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं, किसकी गलती है? हम लोगों की गलती है ना, हम लोग ही तो बसा रहे हैं, हम ही तो बेच रहे हैं सब कुछ। तो भू कानून के साथ पहले बदलाव अपने अंतस में हमें करने पड़ेंगे, और भू कानून के तहत मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि हाँ यार कुछ नहीं, चलो, जैसे पहले मेले लगते थे हमारे बचपन में, तो दिल्ली में जब मैं जॉब करता था तो जून के महीने छुट्टी आना ही आना है, क्योंकि उस समय मेलों का टाइम होता था, है ना। आज कोई नहीं आता, मेले भी सिमट गए हैं जी सर। कई जगह बंद हो गए, है ना। थड़िया चौपला बाजूबंद मेरे गांव में शुरू हो गया है। बहुत खुशी होती है कि कुछ नया अब जाके नई पीढ़ी को, भले ही महिलाएं कर रही है, मर्दों को अभी भी पता नहीं है कि उसके स्टेप क्या है ना। लेकिन शुरुआत सर कहीं से हुई। मैंने 35 साल बाद अपने यहाँ इगास के बहरों चलवाए पीछे, और तब से जीवन हो रखे वो सारे लगातार कर रहे हैं। 98 में आखिरी रामला हुई हमारे यहाँ, तब से रामला नहीं हुई। इस बार सब लगे हुए मेरे पीछे कि आप घर आओ और रामला करवाओ। अब घर आओ रामला करवाओ, लेकिन किसकी छुट्टी नहीं है, बाहर वाले आना नहीं चाहते, 10 लड़के सिर्फ रामला करेंगे क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े होते थे। पहले घर घर भैंसें होती थी, आज भैंस दिखने को नहीं मिलती। अब गाय भी किसी ने एक ने पाल रखी होगी, तो जर्सी है जो सारे गांव का दूध बांट रहा है, वो व्यवसाय अच्छी बात है। लेकिन पहले ये होता था, शर्म रहती थी कि अरे इसके घर में भैंस नहीं है, कैसा परिवार है। मुझे अच्छे से पता है कि जब हमारी दीदी दोनों के रिश्ते की बात कही तो पहले ये देखने आए कि इनके खेत खलियान कितना है, ताकि ये हमारे घर फिट बैठ पाएगी, काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्या ज़माना था। खैर वो तो मुझे लगता है कि तरक्की के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ता है, लेकिन तरक्की वही है। आप हिमाचल जाके देखें ना, हर मंत्री संतरी अपने घर में, गांव में, इसीलिए सरसब्ज है। जौनसार में देखिएगा हर जगह सरसब्ज है। बिल्कुल, बंजर तो हमारे खेत पड़े हुए। भू कानून की बहुत बड़ी पैरवी की आवश्यकता है, और इसमें सबसे पहले हमें अपने मन प्राण और वचन से अपने को समझाना होगा कि यार हम भू कानून के आधार पर खेत तो मांग लेंगे,
लेकिन उन बंजरों में जो उगाए पेड़ हैं उनके बीच जो भालू, रीछ और ये बघेरे वगैरह बैठे हैं, उनका क्या इलाज है? जी सर, तो अभी जब हमने बात की लोकगीतों की, ये लोक परंपराओं की, तो आपका जो ये काम था, बहुत तरह की चीज़ें हैं। अभी आप बात कर रहे हैं क्योंकि हम उस दौर के लोग हैं जहाँ पे आपने बताया कि कलम से लिखते थे। ये एक सुनहरा सपना जैसा आज की पीढ़ी के लिए हो सकता है, लेकिन जिसने उसे जिया है वो जीवंत आज भी उसके अंदर है। युवाओं के लिए एक मैसेज जो उनको राह दे सके। मुझे लगता है आज के युवा हमारे युग से 3 गुना अधिक टैलेंटेड है, 3 गुना। बहुत शार्प ब्रेन है। जब हमें नंगे घूमते थे, आज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखोगे आप, उनके पास हगीज आ गई, उसके बाद भी वो उनको ये अगर बाय द वे जूता निकल रहा है तो बच्चा बताता, हमारी एक नातिन है मेरे भतीजे की हो, तो परसों मैंने गोदी में खेल रखी थी, तो उसने जूता थोड़ा सा उसका ये फीता खुला हुआ था, वो बार बार ऊँ करके मैं समझा ही नहीं क्या कर रही है। फिर उसने ऐसे उठाया, तब देखा मैंने इसको, इसका तो फीता खुला हुआ है, फीता बांधा। और अभी बमुश्किल 1 साल 3 महीने। हमें 7-8 साल में भी अगर कोई बड़ा आदमी आ गया, हाँ भाई क्या हो जाए, तो पहले वे करके रोना शुरू कर देते थे डर के मारे। डर। जी सर। आज बहुत आगे, बहुत शार्प ब्रेन है। इस दिमाग को आप कंप्यूटर की तरह यूज़ कीजिए, योग ध्यान भी रखिए थोड़ा सा, और एक लकीर खींच लीजिए कि ये बन के दिखाना है। जब तक आप अपने उद्देश्य की लकीर नहीं खींचेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ आज ये माँ बाप का पैसा है, कल हमने ज़िंदगी जीनी है, तो कैसे जिए, उसके लिए आप सपने देखिए। मुंगेरी लाल वाले ही सही, पर सपने देखिए। अगर आपका प्रशासनिक क्षेत्र में आने का विचार है तो डीएम बनने के, या आईएएस अफसर या आईएफएस अफसर, आईपीएस अफसर बनने के पहले ही अपना एक मोटो बना। हमारे टाइम पे क्या था, हाई स्कूल में पढ़े तो सोचते थे कि भाई फौज में भर्ती हो ही जाएंगे, इंटर में गए तो बाबू बन ही जाएंगे, कहीं ये चपरासी लग जाएंगे नौकरी, यही था ड्रीम। आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड आपके पास। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, लाखों का पैकेज लीजिए, लेकिन उसके लिए जो अल्हड़पन से जवानी की तरफ जो उम्र बढ़ रही है ना आपकी, इस उम्र का सदुपयोग आप एक ध्येय, एक लक्ष्य को लेकर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ज़माना आपके कदम चूमेगा। हम यही सोचते हैं कि यार कोई ऐसा होता आइकन जिसको यूं उंगली करके कहते कि ये है, तो ये बन के हम लोगों को दिखाना है। बस यही मैसेज, और बाकी क्या कह सकते हैं। लड़कियां आज लड़कों से कितने आगे बढ़ गई हैं, फिर भी लड़के पीछे हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों, है ना। इससे भाई कहीं पेट नहीं भरेगा कि हाँ साहब वो फेसबुक में या यूट्यूब में आपको इतने लाइक, इतने कमेंट मिल गए, और लड़कियों को और ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि वो लड़की है। क्योंकि वो लड़की है नहीं, वो कंपटीशन में आपसे बहुत आगे चली गई हैं। उन्होंने पिक करना सीख दिया है, उनको क्लिक का पता है कि क्लिक कैसे किया जा सकता है अपने आप को। आप क्लिक तो हो रहे हैं, लेकिन दूसरी दिशा के हिसाब से क्लिक करना सीखिए, तो हर कोई आपको पिक करेंगे। जी ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में हमने सुनी एक ऐसे शोधकर्ता की कहानी जिसकी नींदें केवल बेचैनी से गुजरी। क्यों? क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी ये सोच के कि उसकी लोक परंपराएं, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा बोली जो विलुप्त हो रही है, उसे कैसे जीवंत किया जाए, कैसे उसमें नई ऊर्जा भरी जाए, और कैसे अपनी नई पीढ़ी को उसे दिया जाए, उसे सिखाया जाए कि ये हमारा पहचान है, ये हम हैं। तो इसी की शोध करते करते इसीलिए शायद इन्हें कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।